हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एमपीपीएससी का जो स्टेट सर्विसेज और स्टेट फॉरेस्ट का एग्जामिनेशन है इस साल का, इसके लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो इस हफ्ते के रोजगार और निर्माण में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जो कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए इस हफ्ते का जो रोजगार और निर्माण का विश्लेषण है ये 2 अंकों में आएगा। तो ये पहले अंक में हम जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हैं तो इन्हें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेक श्योर लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सामान्य ज्ञान खेल के कुछ एमसीक्यू दिए हैं, तो शुरुआत इन्हीं से करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय बल्लेबाज ने अपने वनडे पदार्पण मैच में शतक बनाया है? पदार्पण मैच यानी कि डेब्यू मैच। तो केएल राहुल इसका राइट आंसर है। केएल राहुल ने अपने डेब्यू मैच में शतक बनाया था वनडे में। फिर है, वर्ष 2021 में इंडियन वेल्स ओपन में महिला एकल वर्ग में चैंपियन कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है पौला वडोसा। नेक्स्ट है, जॉर्ज रसेल किस देश के युवा फार्मूला 1 रेसर हैं? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट है, अंजू बॉबी जॉर्ज ने किस वर्ष विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 2003 में। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में वुमेन्स पीजीए चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती है? तो इसका राइट आंसर है नेली कोर्डा। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में डेकाथॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले डेमियन वार्नर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला है, इनमें से किस खिलाड़ी ने टेनिस में एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉड लेवर। नेक्स्ट है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे? तो इसका राइट आंसर है मार्टिन गुप्टिल। इसके बाद है, वर्ष 2021 में किस क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है मैनचेस्टर सिटी ने। अगला है, वर्ष 2023 में रग्बी वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। इसके बाद है, भारतीय फुटबॉल पुरुष टीम के वर्तमान कोच कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका इगोर स्टिमक। इसके बाद है, इनमें से किसे वर्ष 2020 में फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है लूसी ब्रॉन्ज। इसके बाद है, भारत ने इनमें से किस देश में अब तक टेस्ट सीरीज नहीं जीती है? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अब तक भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। इसके बाद है, लिएंडर पेस ने वर्ष 2015 में किस खिलाड़ी के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिश्रित खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर है मार्टिना हिंगिस। इसके बाद है, हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने वाले सर्जियो एगुएरो किस देश के प्रतिनिधित्व करते हैं? किस देश के ये खिलाड़ी हैं, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच ने कितनी बार विंबलडन एकल खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 बार। इसके बाद है, बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल का जो गेम होता है तो एक टीम में यहाँ पे 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉन इस्नर किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिडनी ओलंपिक में पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर है कर्णम मालेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी को आईसीसी ने नवंबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो इसका राइट आंसर है डेविड वार्नर। और ये जो रिसेंट का क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो है इनमें करवा दिया था, तो आई होप आप इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेता है? तो इसका जो राइट आंसर है 4 ऑप्शन में से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन और रूस दिया हुआ ऑप्शन में, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। इसके अलावा अमेरिका, चीन और रूस कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में ब्रिटिश ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ये है कॉलिन मोरिकावा। ठीक है, कॉलिन मोरिकावा। इसके बाद लंबी दूरी के धावक जोशुआ चेप्तेगई किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका युगांडा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2004 में किस शहर में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे? 2004 की बात कर रहा है, तो 2004 में जो ओलंपिक है ये आयोजित किए गए थे एथेंस में। इसके बाद है, जनवरी 2022 में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप किस देश की मेज़बानी में खेला जाएगा? तो इसका सही जवाब है वेस्ट इंडीज़। 2022 का जो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप है ये वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, सामान्य अध्ययन के कुछ एमसीक्यू दिए हुए हैं जिनकी व्याख्या भी साथ में दी है, तो आइए इन्हें भी एक एक करके देखते हैं।
सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं। तो पहला कथन है, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्य का निकाय है। और जो दूसरा कथन है, ये है, निर्वाचन आयोग के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा हैं। तो हमें बताना है कि ये जो दो कथन हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहला कथन है हमारा कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्य का निकाय है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये 3 सदस्यों का निकाय है। ठीक है, इसमें 5 दिया हुआ है, ये गलत है। ये 3 सदस्यों का निकाय होता है, ये आपको याद रखना है। और जो दूसरा कथन है, निर्वाचन आयोग के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं ये सुशील चंद्रा जी हैं, ये पूरी तरह से सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान में संसद के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 328। तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 327। तो 325 में क्या है? तो 325 में निर्वाचक नामावली तैयार करने में धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव न करने का प्रावधान है। इसके बाद 326 में है, वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है। 327 में क्या है? 327 में संसद के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके अलावा 328 में क्या दिया गया है? तो 328 में दिया गया है, राज्य विधानमंडल की निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 327। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तें और उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 324(2), अनुच्छेद 324(3), अनुच्छेद 324(4) और अनुच्छेद 324(5). तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर है। अनुच्छेद 324(5) में दिया गया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तें और उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान। तो जो 324(2) है, इसमें क्या दिया है? तो इसमें दिया गया है निर्वाचन आयोग की संरचना का प्रावधान। 324(3) में दिया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होना। इसके बाद 324(4) में दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान। और जो 324(5) है, इसमें दिया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त व आयुक्त की सेवा शर्तें, त्यागपत्र व हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान। इसका देखिए अगला है राज्य निर्वाचन आयोग, इसके क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह बहु सदस्यीय निकाय है। और दूसरा कथन है, संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के में किया गया है। तो जो पहला कथन है ये गलत है, क्योंकि यह बहुसदस्यीय निकाय नहीं है। जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये एक सदस्य निकाय है। तो पहला कथन गलत है। जो दूसरा कथन है ये पूरी तरह से सही है, क्योंकि संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुच्छेद 243 के में स्पष्ट इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के हैं ये हैं श्री वसंत प्रताप सिंह। ठीक है, तो इन्होंने 1 जनवरी 2019 को अपना पदभार ग्रहण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री वसंत प्रताप सिंह जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1994 में। ठीक है, 1 फरवरी 1994 इसका राइट आंसर है। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी 1994 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखिए 4 नाम दिए गए हैं, श्री दुर्ग विजय सिंह, श्री गोपाल शरण शुक्ला, श्री आदित्य विजय सिंह और श्री प्रकाश चंद। हमें बताना है कि इनमें से आयोग का अध्यक्ष कौन नहीं रहा है। तो जो श्री दुर्ग विजय सिंह हैं और श्री प्रकाश चंद्र हैं ये आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, और जो गोपाल शरण शुक्ला हैं और आदित्य विजय सिंह जी हैं ये आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। आगे देखिए यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें भी देखते हैं। सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन हैं। पहला है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। और जो दूसरा कथन है ये है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाए जाने संबंधी मामलों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें से दोनों ही कथन सही है। ठीक है, अनुच्छेद 323(1) के तहत संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन जो है ये राष्ट्रपति को सौंपता है।
तो ये भी सही है। और अनुच्छेद 317(1) के तहत आयुक्त अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही साबित कदाचार की आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इसके बाद है निम्नलिखित में से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं रहे हैं? तो श्री DV रेगे, ठीक है, श्री DV रेगे ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। इसके अलावा एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो श्री DV रेगे जी थे ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनके नाम से रिलेटेड है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संविधान के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 315, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 315 के अंदर संविधान में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन है, तो संविधान के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 320, ठीक है, अनुच्छेद 320 में संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद 316 में क्या दिया गया है ये देखते हैं। तो 316 में सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल का प्रावधान है। 317 में आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन का प्रावधान है। 318 में आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। और 320 में आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 320। इसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं यहाँ पे। पहला है आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है आयोग के अध्यक्ष की पद अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो होती है। इसके बाद है आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश लाल मेहरा हैं। तो हमें बताना है कि जो 3 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो जो पहला कथन है ये सही है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो दूसरा कथन है ये पूरी तरह से गलत है। तो यहाँ पे जो 6 वर्ष वाला क्राइटेरिया है ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो 65 वर्ष वाला क्राइटेरिया ये गलत है। 65 की जगह होगा 62 वर्ष, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष की पद अवधि 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो वो होती है। ये अनुच्छेद 316(2) में दिया गया है। और जो तीसरा कथन है ये सही है, क्योंकि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश लाल मेहरा जी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए हैं। पहला है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुसदस्यीय एकदन 4 निकाय है। दूसरा कथन है आयोग के सदस्यों की संख्या का संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। तो हमें बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। तो देखिए जो पहला कथन है ये सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आयोग के जो सदस्य होते हैं इनकी संख्या का संविधान में उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। ये जो संख्या है इसको राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके बाद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों का प्रावधान किसमें किया गया है, कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 149 में इसका प्रावधान दिया गया है। 148 में देखते हैं क्या है। तो 148 से लेके 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। 148 में नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों का उल्लेख है। इसके अलावा 149 में क्या है, कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 149 सही है। इसके बाद अनुच्छेद 150 में क्या दिया गया है, इसमें संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर इस पे प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 151 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला है यह लोक वित्त का संरक्षक व लेखा विभाग का मुखिया होता है। दूसरा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। तीसरा कथन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद मुक्ति की रीति से हटाया जाता है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कथन 1 सत्य है और कथन 3 सत्य है, ठीक है। कथन 1 और कथन 3 सत्य है, लेकिन जो कथन 2 है ये सत्य नहीं है, क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अनुच्छेद 148(1) राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष का कार्यकाल या उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाए, जो भी पहले हो उसी के अनुसार इनका कार्यकाल होता है। और ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के अनुसार होता है।
इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 कार्य दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा इनका कार्य नहीं होता है। तो देखिए भारत में राज्यों की संख्या निधि, आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों का परीक्षण। दूसरा, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों का परीक्षण करना। तीसरा, रक्षा संबंधी लेखाओं का संकलन करना। और चौथा है राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए गए विषयों पर लेखा परीक्षण करना। तो रक्षा संबंधी लेखों का संकलन करना, ये जो कार्य होता है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं होता है। बाकी के जो 3 कार्य हैं ए, बी और डी, ये तीनों ही कार्य होते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। इसके बाद नीति आयोग के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं श्री अमिताभ कांत जी, याद रखिएगा। इसके बाद नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। इसके बाद है पूर्णकालिक सदस्य राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं। इसके बाद तीसरा कथन है नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो पहला और तीसरा ये सत्य नहीं है, बाकी ऑप्शन नंबर 2 सत्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। तो देखिए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है, दूसरा तो सही है। तीसरे की बात करते हैं तो नीति आयोग के सीईओ की जो नियुक्ति है ये एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है और यहाँ पे राष्ट्रपति दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जो तीसरा कथन है ये भी गलत हो जाता है, सिर्फ हमारा दूसरा कथन सही होगा। फिर है निम्नलिखित में से नीति आयोग का उद्देश्य क्या नहीं है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं। देखिए सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, समाज के पिछड़े वंचितों वर्गों का विकास करना, इसके बाद है योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करना और ज्ञान व नवाचार को बढ़ावा देना। इसमें हमें बताना है कि नीति आयोग का उद्देश्य क्या नहीं है इसमें। तो योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करना ये नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। इसके बाद है मानवाधिकार आयोग का क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो न्यायमूर्ति वेंकट चलाया, ये नहीं थे। इसके बाद है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, ये भी नहीं थी। इसके बाद है न्यायमूर्ति एस कौंग, ये भी नहीं थे। तो इनमें से कोई भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष नहीं थे। जो प्रथम अध्यक्ष थे इनका नाम था न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का उल्लेख किस धारा में किया गया है। तो अध्याय 2 धारा 3 इसका राइट आंसर है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 2 धारा 3 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद है सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए एक एक करके इन्हें भी देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है ये है मनीला, फिलीपींस में। इसके बाद 2020 में ओलंपिक किस देश में हुए थे। तो इसका राइट आंसर है आपका जापान। 2020 में जो ओलंपिक थे ये जापान में हुए थे, जिन्हें हम टोक्यो ओलंपिक भी कहते हैं। इसके बाद है राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार घोषित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 356। इसके बाद महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1924। इसके बाद है अ नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन है। अ नेशन इज मेकिंग ये पुस्तक है, तो इस पुस्तक का आपसे लेखक पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ठीक है, अ नेशन इज मेकिंग इस पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके बाद असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था 1920 में शुरू। इसके बाद सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किस स्रोत से होता है। तो ताप विद्युत। ठीक है, ताप विद्युत से सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार किसके पास है। तो मृत्युदंड को क्षमा करने का जो अधिकार है ये है राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है एशिया। इसके बाद भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। इसके बाद भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका राजा राम मोहन राय।
इसके बाद है गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? तो गेहूं उत्पादन पंजाब में भी होता है, हरियाणा में भी होता है और उत्तर प्रदेश में भी होता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक कौन सा है देश? तो इसका राइट आंसर है आपका ब्राज़ील। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका दाखिल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस अधिकारिता का प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर है रिट अधिकारिता। इसके बाद है इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। इसके बाद है मानसर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में है मानसर झील। इसके बाद क्वेश्चन है नासा का सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो खगोलीय चित्रों को संगीत में बदलने से संबंधित है सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। सोनिफिकेशन ये प्रोजेक्ट का नाम है और ये प्रोजेक्ट है नासा का। फिर है ब्रूट फोर्स एक्विजिशन शब्द, ये किससे संबंधित है? तो ये जो शब्द है ये संबंधित है आपका मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक से। इसके बाद है भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर है भाभा। ठीक है, भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है ये, जिसका नाम है भाभा। इसके बाद है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है जिनेवा। फिर है बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज जारी करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। भारत पहला देश है बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज जारी करने वाला, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इसके बाद है मोमेंटम फॉर चेंज किसकी पहल है? तो इसका राइट आंसर है आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन। इसके बाद है न्यू अरेंजमेंट टू बोरो किससे संबंधित शब्द है? तो ये जो शब्द है ये संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। इसके बाद वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8। वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन में 8 सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन है सर्वाइवल इंटरनेशनल किससे संबंधित मानवाधिकार संगठन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आदिवासी। ठीक है, इसका राइट आंसर है आदिवासी। इसके बाद है थारू जनजाति कहाँ के निवासी हैं, ये कहाँ निवास करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तराई निम्न भूमि। इसके बाद है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक जो रिपोर्ट है ये कौन प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन। इसके बाद है पूर्वोत्तर भारत में किन राज्य या राज्यों में टाइगर रिजर्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है और मिजोरम में भी है। तो तीनों ही आपके राइट आंसर हैं। इसके बाद है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसके बाद है जीरो मास वाटर किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका वातावरण में पीने योग्य जल का निर्माण से संबंधित है ये जीरो मास वाटर। इसके बाद है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी और फॉरेस्ट इन्वायरमेंट प्रोग्राम किसकी पहल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक की। इसके बाद है निक्षय पोषण योजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम से। इसके बाद है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय स्थायी स्टेशन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैत्री और भारती। ये दोनों ही राइट आंसर है, मैत्री और भारती राइट आंसर हैं। ये अंटार्कटिका में भारत के स्थायी स्टेशन हैं। इसके बाद है क्वांटम कंप्यूटर सूचना संग्रहित कहाँ करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्यूबिट्स में। क्वांटम कंप्यूटर जो है ये क्यूबिट्स में सूचना संग्रहित करता है। इसके बाद क्वेश्चन है अलवड़ीकरण की तकनीक का सबसे पहले किस राज्य में उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में इस तकनीक का सबसे पहले उपयोग किया गया था। इसके बाद प्रत्युष और मिहिर क्या हैं? तो जो प्रत्युष और मिहिर हैं ये हैं आपके उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम। इसके बाद है ASEAN+3 में कौन से देश सम्मिलित नहीं हैं? ध्यान से सुनिएगा, कौन से देश सम्मिलित नहीं है ये बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर है भारत। ठीक है, भारत जो है ये ASEAN+3 में शामिल नहीं है, बाकी जापान, चीन और दक्षिण कोरिया है। अगला क्वेश्चन है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी कि लीड इट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हेग में। इसके बाद है पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन किससे संबंधित है?
तो इसका राइट आंसर है ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन। इसके बाद है रोशनी अधिनियम किस राज्य से संबंधित है? तो जो रोशनी अधिनियम है ये संबंधित है आपके जम्मू एवं कश्मीर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जम्मू एवं कश्मीर इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, शूलपनेश्वर वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है आपका गुजरात। इसके बाद है मृत सागर यानी कि डेड सी किन देशों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर है इजराइल और जॉर्डन। ठीक है, डेड सी जो है ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सागर में सबसे पहले सूर्योदय दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है कैंपियन सागर। इसके बाद है लायसाइट किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता से। अगला क्वेश्चन है, ई चौपाल जो है ये किससे संबंधित है? तो जो ई चौपाल है ये संबंधित है कृषि उत्पादों की खरीदी से। कृषि उत्पादों की खरीदी से संबंधित है ई चौपाल। आगे यहाँ पे मध्य प्रदेश का इतिहास, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लिखी छाछ शैलाश्रय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुरैना के करसा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कायथा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है काली सिंध के किनारे। इसके बाद है, मामा भांजा शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? तो मामा भांजा शैलाश्रय जो है ये होशंगाबाद में स्थित है। अगला है, भीमबेटका गुफाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो भीमबेटका जो कि भोपाल में है, इनकी खोज की गई थी डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर। इसके बाद है, निम्न से किस स्थान में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो एरण में सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसके बाद है, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद ये जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है यहाँ पे स्थित थे? तो 2। ठीक है, 16 में से 2 महाजनपद जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है यहाँ पे स्थित थे। इसके बाद है, मध्य प्रदेश में स्थित चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी शुक्तिमती। ठीक है, शुक्तिमती इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, पनगुड़ारिया का स्तूप कहाँ स्थित है? तो पनगुड़ारिया का स्तूप जो है ये सीहोर में स्थित है। इसके बाद है, रूपनाथ एवं गुर्जरा शिलालेख का संबंध किस शासक से है? तो रूपनाथ एवं गुर्जरा शिलालेख जो है इसका संबंध है अशोक से। इसके बाद है, विदिशा स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था जो कि विदिशा में है। इसके बाद है, भरहुत बौद्ध स्तूप ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सतना में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है भरहुत बौद्ध स्तूप। इसके बाद है, वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो विंध्य शक्ति ने की थी वाकाटक राजवंश की स्थापना। इसके बाद है, तिगवा का विष्णु मंदिर किन शासकों के द्वारा निर्मित है? तो गुप्त शासकों द्वारा निर्मित किया गया था तिगवा का विष्णु मंदिर। इसके बाद है, भेड़ाघाट के निकट 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर है कलचुरी शासकों द्वारा निर्माण कराया गया था इसका। इसके बाद है, कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन हैं? तो कर्पूर मंजरी के रचयिता हैं राजशेखर जी। इसके बाद है, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यशोवर्मन ने करवाया था खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण। इसके बाद है, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो उपेंद्र कृष्ण राज जी थे, ये परमार वंश के संस्थापक थे। इसके बाद है, राजा भोज द्वारा सरस्वती मंदिर एवं भोजनशाला का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? इसका राइट आंसर है धार में करवाया गया था सरस्वती मंदिर एवं भोजशाला का निर्माण किसके द्वारा? राजा भोज के द्वारा। इसके बाद है, समरांगड़ा सूत्रधार नामक ग्रंथ का संबंध किस विषय से है? तो समरांगड़ा जो सूत्रधार नामक ग्रंथ है इसका संबंध है स्थापत्य वास्तु से। इसके बाद है, आल्हा एवं उदल किसके सेना नायक थे? तो आल्हा और उदल जो थे ये परमाद्री देव के सेना नायक थे। इसके बाद है, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। मेदिनी राय इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, संग्राम शाह एवं मधुकर शाह का संबंध किस वंश से है? तो इनका जो संबंध है ये गोंड वंश से है। ठीक है, संग्राम शाह और मधुकर शाह ये गोंड वंश से संबंधित हैं। इसके बाद है, मृगनयनी नामक उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो उपन्यास का नाम है मृगनयनी, ये याद रखिएगा, और इसके रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा जी, ये याद रखिएगा। इसके बाद है, मान कौतूहल की रचना किसने की थी? तो मान कौतूहल की रचना की थी मान सिंह ने। इसके बाद है, मान कौतूहल का संबंध किस विषय से है? तो मान कौतूहल का संबंध है संगीत से। इसके बाद है, राजा राम मंदिर कहाँ स्थित है? तो
तो ओरछा में स्थित है राजा राम मंदिर, और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है ये। इसके बाद ओरछा स्थित जहांगीर महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो वीर सिंह देव जी के शासनकाल में जहांगीर महल का निर्माण हुआ था। इसके बाद है सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंधिया वंश के संस्थापक थे राणोजी सिंधिया। याद रखिएगा, राणोजी सिंधिया जो थे ये सिंधिया वंश के संस्थापक थे। इसके बाद है मध्य भारत के प्रमुख राज प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो मध्य प्रदेश के प्रमुख राज प्रमुख थे जीवाजी राव सिंधिया जी। ठीक है, जीवाजी राव सिंधिया इसका राइट आंसर है। क्या था, भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्त मोहम्मद खान ने स्थापना की थी भोपाल रियासत की। इसके बाद है सिंधिया की राजधानी उज्जैन से ग्वालियर किसने स्थानांतरित की थी? तो दौलत राव सिंधिया जी ने स्थानांतरित की थी सिंधिया की राजधानी कहाँ से? उज्जैन से ग्वालियर। इसके बाद है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर कौन थे? ये थी सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर थी सुल्तान जहां बेगम। इसके बाद है 1857 की क्रांति का विद्रोह मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है नीमच। ठीक है, नीमच से शुरू हुआ था 1857 की क्रांति का विद्रोह मध्य प्रदेश में। इसके बाद है सागर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है शेख रमजान। इसके बाद है समाचार पत्र कर्मवीर का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा समाचार पत्र कर्मवीर का प्रकाशन किया गया था। इसके बाद है जंगल सत्याग्रह का संबंध किस जंगल से है? तो बैतूल में जो घोड़ा डोंगरी है यहाँ से संबंधित है। इसके बाद है चरण पादुका नरसंहार का संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध है छतरपुर से। अगला क्वेश्चन है 1939 में कांग्रेस का अधिवेश कहाँ संपन्न हुआ था? तो 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेश था ये संपन्न हुआ था त्रिपुरी में। इसके बाद पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध किस जिले से था? तो पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध था खंडवा से। इसके बाद है भरथरी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित हैं उज्जैन में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1956 में गठन के समय में मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? तो 1956 में जब गठन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में 8 संभाग थे। अगला क्वेश्चन है 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? तो 1956 में मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तब 43 जिले थे। इसके बाद है पुनर्गठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है, याद रखिएगा। पुनर्गठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। इसके बाद है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, पट्टाभी सीतारामैया इनका नाम है। ये मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। इसके बाद भोपाल को पृथक जिला कब बनाया गया था? तो भोपाल को 1972 में पृथक जिला बनाया गया था। इसके बाद है मालती माधव के रचयिता कौन है? तो मालती माधव के रचयिता हैं भवभूति जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भवभूति इज द राइट आंसर। इसके बाद है रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो रानी अवंतीबाई की समाधि जो है ये मंडला में स्थित है। इसके बाद है तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का जो मकबरा है ये ग्वालियर में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन है असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो जो असीरगढ़ का किला है ये बुरहानपुर में स्थित है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको सेशन यूज़फुल लगा है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा इस हफ्ते का जो रोजगार और निर्माण है इसके 2 पार्ट में वीडियोज़ आएंगे। एक पार्ट में तो हमने MCQ कवर कर लिया, और एक पार्ट में जो भी करंट अफेयर थे इंटरनेशनल और नेशनल, इसके अलावा स्पोर्ट्स अफेयर थे, और जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी रिसेंट की चर्चा में क्या क्या रहा था, इन सब के लिए एक अलग से वीडियो अवेलेबल है दूसरे पार्ट में, तो मेक श्योर उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक ही प्लेस पे अलग अलग न्यूज़पेपर की PDF, जॉब्स की नोटिफिकेशन, और रोजगार निर्माण, प्रतियोगिता दर्पण, इन जैसी इंपॉर्टेंट मैगजीन का PDF, डेली करंट अफेयर, वोकैब, और भी आपकी तैयारियों से रिलेटेड काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल जो है इंपॉर्टेंट, सब कुछ आपको एक ही प्लेस में मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मेक श्योर वहाँ भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।